झी 24 तास एक पाऊल पुढे. तर यूपीए सरकारनं रिटेलमध्ये एफडीआयचा निर्णय घेतला असला तरी त्यांचे सहकारी पक्ष मात्र याच्या विरोधात आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस एफडीआयबाबत संभ्रमात आहे. राष्ट्रवादीला एफडीआयला पाठिंबा देण्यास कचरत असल्याचा आरोप केलाय. मैं तो उसका जिक्र करता हूं जो आपकी सरकार में रहकर एफडीआई के सबसे बड़े समर्थक हैं. एनसीपी के नेता आपके कृषि मंत्री हैं, वो हमेशा एफडीआई के समर्थक रहे हैं. पवार साहब, मैंने आज महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का एक बयान देखा कि महाराष्ट्र की सरकार इसको अभी लागू नहीं कर सकती और लागू करने से पहले हमारी पार्टी तय करेगी कि महाराष्ट्र की राजनीति पे इसका क्या असर होगा. महाराष्ट्र के उनके नेताओं का बयान है आज. His statement in the other house, we normally don't quote the statements, is very clear कि महाराष्ट्र की सरकार बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय करेगी और उस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता इस वक्त महाराष्ट्र में हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि महाराष्ट्र में लागू होगा या नहीं होगा ये हम बाद में तय करेंगे. और ये उनकी परिस्थिति है जो आपकी सरकार में रहकर भी इस नीति के समर्थक हैं. वॉलमार्ट भारतात आल्यास सरकारची सत्ता टिकणार नाही, अरुण जेटलींनी इशारा दिलाय. रिटेलमधील एफडीआयमुळे 20 कोटी जनता बेरोजगार होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. तर देशात सेल्स गर्ल्स आणि सेल्स बॉयचा सुळसुळाट होण्याचा त्यांनी टोला लगावलाय. प्रत्येक बदल चांगला नसतो असं सांगून एफडीआय आणण्याचा निर्णय आत्मघातकी असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. वॉलमार्ट सारख्या कंपन्यांमुळे देशातलं उत्पादक क्षेत्र प्रभावित होईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. एनडीएच्या सरकार काळातही एफडीआयला विरोध झाला होता, हेही त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केलं. 10 लाख की रिटेल मार्केट पे 4 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हुए हैं. उनका मॉडल एक्सटेंसिव जॉब क्रिएशन का नहीं है. उस मॉडल में जॉब क्रिएशन नहीं है. अब आज सबसे बड़ा तर्क अश्विनी जी ने दे दिया कि इस देश के किसानों को बहुत लाभ होगा. मैं केवल 2-3 तर्क इस संबंध में देना चाहूंगा. आपकी सारे तर्क का आधार यह है कि आज बाजार में बहुत सारे मिडलमैन हैं, बिचौलिए हैं. वॉलमार्ट प्रत्यक्ष रूप से किसान के पास जाएगा और जब प्रत्यक्ष रूप से किसान से सामान खरीदेगा, बिचौलिए हट जाएंगे और इसलिए किसान को उसका दाम ज्यादा मिलेगा. आप अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए. वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं. वहां के किसान को तो इन्होंने मालामाल कर दिया होता अभी तक. उनका किसान तो बहुत एफ्लुएंट होता, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा. यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं. $400 बिलियन सब्सिडी का मतलब आज भारत के रुपए के साथ ट्रांसलेट कर लिया जाए तो 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा. तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी. अब चाइना का उदाहरण देते हैं. देखिए हम क्यों घबराते हैं. चाइना ने विश्वास करिए अपनी अर्थव्यवस्था में. चाइना ने भी तो वॉलमार्ट को अनुमति दी 1996 में. चाइना ने दी, लेकिन चाइना के भीतर उनकी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऐसी थी कि वॉलमार्ट की साइट पे मैं चाइना का पूरा लेख पढ़ रहा था. 95% of all goods sold in the Walmart stores in China are those manufactured in China. Therefore, Walmart created manufacturing jobs in China. It created retail jobs in China. क्या वो स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ओवरनाइट वो क्रिएट कर देंगे और महंगा सामान भारत का बेचेंगे जब सस्ता सामान बाहर से मिल रहा है?
वॉलमार्ट ने चाइना को अपना सोर्स हब बनाया और ग्लोबल सेल्स के लिए भी चाइना के अंदर जॉब्स क्रिएट हुई। और इसलिए चाइना का उदाहरण मत लीजिए। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो लोकतंत्र नहीं है, उनके लिए ज्यादा सरलता से संभव था कुछ सुधार कर पाने, और उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन क्षेत्र में वो सुधार पहले कर डाले जो हम नहीं कर पाए। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।